से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, क्योंकि अभी एक मिशन पे काम कर रहे हैं, जो कि विशेष करके भोजपुरी गीत संगीत और भोजपुरी समाज में फैले फुहड़ता अश्लीलता को लेके बहुत ही जोरदार तरीके से, एक तरह से कहें तो सफाई अभियान चला रहे हैं। चाहे अपने स्तर से डायरेक्ट समाज के माध्यम से हो या कानूनी कार्रवाई करा के हो, कोर्ट के माध्यम से हो, लगे हुए हैं ताकि समाज अश्लीलता से बाहर आ जाए। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, बात करेंगे हम। आइए स्वागत करते हैं। जी नमस्कार सत्य प्रकाश जी, आपको भी और आपके चैनल जनसंवाद को और उसके तमाम श्रोता जो देश विदेश में या फिर आज वर्चुअल वर्ल्ड में इंडिया से बाहर भी कहीं से देख रहे हो, तो उन सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। तमाम मुद्दे हैं, समाज से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं। हम इसी से आपसे कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें करेंगे, लेकिन इन सब चीजों की शुरुआत करने से पहले हम आपके कुछ व्यक्तिगत और प्रोफेशनल चीजें जो कि आपसे जानना चाहेंगे। आप पेशे से वकील हैं, पत्रकार भी हैं, तो आपके मन में ऐसा क्या विचार आया कि वकालत और पत्रकारिता के साथ साथ आप राजनीति के क्षेत्र में आए? तो इन तीनों में सबसे ज्यादा अनुभव चीज और सबसे ज्यादा आपको आकर्षित करने वाला क्या रहा है? देखिए, समाज में जहां तक पेशे की बात है, चाहे वो वकालत हो, चाहे वो शिक्षा का पेशा हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, एक आम जागरूक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि समाज में वो जिस भी भूमिका में अपने आप को देखता है, उस भूमिका में रहते हुए वो अपने सबसे पहले देश के लिए, समाज के लिए और हाशिए पर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए वो क्या कर सकता है, वह उसे, मेरा मानना है, उसे करना चाहिए। जहां तक मेरा प्रश्न है, शिक्षा को मैं जीवन जीने का एक दर्शन मानता हूं। जीवन में दर्शन का होना बहुत जरूरी है। पहले मैं पढ़ाई पूरी किया, यूपीएससी के एस्पिरेंट रहा हूं मैं। पहले सोचा अधिकारी बना जाए। 4 अटेम्प्ट मैंने मेंस का लिखा है, बिहार पीसीएस और यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मिला करके। उसके बाद इन द मिड टाइम मैं एलएलबी भी किया, बीएससी ऑनर्स हूँ केमिस्ट्री में, एलएलबी है, एलएलएम है, सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। फिर बिहार में आया तो थोड़ा राजनीतिक रुझान बन गया मेरा, तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में नेशनल यूथ प्रेसिडेंट था। उसके बाद अभी वर्तमान में जन सुराज में बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र 110 से मैं कह सकता हूं कि भावी प्रत्याशी हूं, प्रत्याशी तो नहीं, भावी प्रत्याशी हूं। तो ये मेरी एक राजनीतिक पहचान है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज ए लॉयर और उससे भी पहले एज ए बिहारी, मैं मानता हूं कि बिहार बहुत चीजों में पीछे छूट चुका है। सबसे पहले किसी भी राज्य की या किसी भी समाज की पहचान उसकी भाषा से बनती है। पंजाब मतलब पंजाबियत, गुजरात मतलब गुजराती, वैसे बिहार मतलब भोजपुरी। और सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी के कुछ जिले हैं जो एक पूरा पूर्वांचल का जो एक तबका बनता है, तो वहां पे भोजपुरी काफी एक सहज और मृदुभाषी लैंग्वेज है। और इस भाषा को लेकर के जो पिछले 2 दशक से या कहें 2 दशक 3 दशक से और आजकल तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम पोजीशन पे जा चुका है, इस इतनी सुंदर और इतनी शालीन भाषा को अश्लीलता का पर्याय बना दिया गया है, बिल्कुल इक्विवेलेंट टू एडल्टनेस। तो उसको लेकर के काफी तकलीफ होती है हम जैसे लोगों को लेकर के, और बहुतायत में ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ मुझे तकलीफ होती है, बहुतायत में ऐसे लोग हैं जिन्हें तकलीफ होती है। तो उसके लिए एक मुहिम शुरू किया मैंने कि जो भी अगर भोजपुरी भाषा को अश्लीलता का पर्याय बनाने देने के हक में है, महज कुछ पैसे बनाने के लिए, तो एक तरफ वो लोग हैं, तो एक तरफ हमारे जैसे भी जस्टिस वॉरियर हैं जो कानून के दायरे में रहकर उनको कानूनन उनको हम वो दिन याद दिलाएंगे कि फिर दोबारा वो ऐसी हरकत करने से बचेंगे।
एक सवाल हमारे मन में आ रहा है कि आप अधिवक्ता हैं। हाँ एक अधिवक्ता का काम कोर्ट कचहरी का होता है, हाँ कानून की लड़ाई लड़ना होता है। हाँ। फिर आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये सवाल को लेने से पहले हमें ये थोड़ा डाटा भी देखना पड़ेगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाइए, सारे जो मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो में आप अधिवक्ता को पाएंगे। चाहे कांग्रेस में जाइए, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, बीजेपी में जाइए तो आपके पटना से सांसद रविशंकर प्रसाद, अदर पार्टियों में जाइए तो आपको वकील बहुतायत में दिखेंगे। क्योंकि राजनीति और हमारे यहाँ देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ अगर है तो लॉ को समझने वाले की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस वजह से वकीलों की मांग भी होती है। और साथ ही साथ अगर आप किसी दूसरे प्रोफेशन में है तो आपको राजनीति में आने के लिए वो प्रोफेशन आपको छोड़ना पड़ता है। लेकिन गनीमत है कि वकालत बिना छोड़े आप राजनीति कर सकते हैं और राजनीति के साथ वकालत भी कर सकते हैं। तो इस वजह से राजनीति में मतलब मैंने आने का तय किया था। बहुत अच्छा लगा आपका जवाब। आप भोजपुरी भाषा को अश्लीलता से मुक्त करने के लिए अभियान चला रहे हैं। इसकी क्या जरूरत और क्यों जरूरत महसूस हुई आपको? मैं पिछले 1.5 दशक से देश की राजधानी दिल्ली में रह रहा हूँ। 10वीं तक शिक्षा यहाँ गोपालगंज से लेने के बाद मैं दिल्ली चला गया। चूंकि यहाँ व्यवस्था नहीं थी, शौक से नहीं गए, व्यवस्था नहीं थी तो शिक्षा के लिए चले गए। वहां गए तो उस दौर में हमने देखा कि बिहारी शब्द एक गाली की तरह हुआ करता था। आज वो रूप बदला है। मैं कहूंगा बदला क्या है, तीखा से थोड़ा नरम हुआ है, लेकिन आज भी बिहारियों की कोई इज्जत बहुत ज्यादा नहीं है। वहीं आप देखिएगा तो एक पंजाबी कहीं पर भी दुनिया के किसी कोने में पंजाबी में बोलता है, एक गुजराती गुजराती में बोलता है। बिल्कुल सही बात। तमिलनाडु का एक आदमी तमिल में बोलता है, केरल का आदमी मलयालम में बोलता है, कर्नाटक का आदमी कन्नड़ में बोलता है। लेकिन जब आप दिल्ली में कहीं होते हैं, कनॉट प्लेस में, किसी मॉल में हैं, कहीं शॉपिंग मॉल में हैं, या फिर किसी आप सेरेमनी में हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, अगर आपका गांव से कोई कॉल आ गया, उधर से अगर कोई भोजपुरी में बात करने वाला है तो आप वहां से एक्सक्यूज मी कह करके अलग हटते हैं। आप नहीं बताना चाहते हैं कि मैं भोजपुरी भाषी। आप अपने आप को ओपन नहीं करना चाहते हैं कि मैं उस जगह से आता हूं जहाँ की मातृभाषा भोजपुरी है। और उसका कारण यही है कि सबको मालूम है भोजपुरी मतलब अश्लीलता, भोजपुरी मतलब फुहड़ता। वो ये भूल चुके हैं कि भोजपुरी मतलब शारदा सिन्हा भी होता है, भोजपुरी मतलब मैथिली ठाकुर भी होता है, भोजपुरी मतलब भिखारी ठाकुर भी होता है, भोजपुरी मतलब भरत व्यास भी होता है। एक हमारा दर्शक हैं जो कि अपना एक सवाल हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिए हैं कि अश्लीलता के कारण भोजपुरी भाषा की छवि को किस तरह से नुकसान हुआ है। इस अभियान के तहत अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, कई बार लोग मुझसे मिलते हैं, बोलते हैं कि सिंगर का अपना तर्क होता है कि लोग वो सुनना चाहते हैं, इस वजह से हम वो गाते हैं। लोगों का कहना होता है कि वो सिंगर गाता है इसलिए हम सुनते हैं। अब सवाल यह है कि रोका किसे जाए। श्रोता कभी भी जो कहने वाला है, जो परफॉर्म करने वाला है, जो आर्टिस्ट है, उसकी संख्या सीमित है और श्रोता की संख्या असीमित है। तो जब आप सोर्स पे जाएंगे तो हम अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल सोर्स को स्टॉप करने के बजाय बेहतर ये होगा कि जो काउंटेबल है, जो लिमिटेड है, जहां पे प्रेशर पुटअप किया जा सकता है, जहां पे एक्शन करके रोका जा सकता है, वो बेटर वे हो सकता है। अगर एक व्यक्ति गाएगा ही नहीं तो उसके 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोवर सुनेंगे भी नहीं। वो 2 मिलियन फॉलोवर कभी उसे कॉल करके ये नहीं बोलते हैं कि आप ऐसा गाना गाइए। कंटेंट आता है तो वो सुनते हैं या देखते हैं। तो मेरा मानना है कि कंटेंट क्रिएटर अगर रिस्पॉन्सिबल होगा तो ऑडियंस भी
रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। ठीक है।